हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है गंगा एजुटेक में। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस। ये 11th क्लास के चैप्टर सेकंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर 11th क्लास बट आल्सो फॉर नीट एंड JEE एग्ज़ाम। ठीक है, तो दोनों के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये टॉपिक भी काफ़ी सिंपल है, बस एक बार इसको समझ लीजिए, ईजिली हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन होती क्या है एक्चुअली में, इसकी एक डेफिनेशन गिवन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि डायमेंशन क्या होती है। उसके बाद जब हम इस डेफिनेशन को देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि डायमेंशन होती क्या है। तो नीचे आप लोग देख सकते हैं, मैंने 7 क्वांटिटीज़ दी हुई हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सातों बेस क्वांटिटी होती हैं, फिजिकल बेस क्वांटिटी। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको इसकी यूनिट्स भी बताई थी, एक टेबुलर फॉर्म में शो किया था और आपको यूनिट्स बताई थी। जैसे मैंने लेंथ की बताई थी मीटर, ठीक है, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल एंड लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। ओके, वो होती हैं इसकी यूनिट्स। और यहाँ पे जो आप इसके सिंबल्स देख रहे हो ना, ये LMTIK, ये जो भी आप सिंबल देख रहे हो, मोल या CD, ये है डायमेंशन बेस। ध्यान रखना, ये इसकी यूनिट नहीं है, ये है डायमेंशन बेस। ठीक है, ये डायमेंशन भी नहीं है, ये सिर्फ डायमेंशन बेस है। अच्छी तरीके से इस चीज़ को सुन लीजिए आप लोग कि ये डायमेंशन बेस है, डायमेंशन नहीं है। ठीक है, यदि मैं बात करूँ डायमेंशन क्या होती है, तो जो लेंथ है उसके लिए डायमेंशन बेस L है, तो इसकी जो पावर होगी ना, इसको जो एक्सपोनेंट होगा, तो यदि कुछ नहीं दिया होगा तो 1 होगा। ऐसी M के लिए भी 1 होगा, T के लिए भी 1 होगा, I के लिए भी 1 होगी पावर, K के लिए भी 1 होगी। इन सब के लिए 1 होगी, क्योंकि इसकी पावर हमको गिवन नहीं है तो 1 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ लेंथ के लिए डायमेंशन क्या हुई, आंसर आया 1। मास के लिए डायमेंशन क्या हुई, आंसर आया 1। इसी तरीके से इन सबकी डायमेंशन क्या होगी, 1। तो यदि मैं आपसे बोलूँ कि जो भी फिजिकल बेस क्वांटिटी होती हैं, जैसे सातों फिजिकल बेस क्वांटिटी हैं, तो इन सबकी डायमेंशन 1 होगी। ध्यान रखना, जो भी फिजिकल बेस क्वांटिटीज होती हैं उसकी डायमेंशन हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो हमारे लिए ये यूजफुल कैसे हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से, यानी इन सभी फिजिकल क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनकी हेल्प से हम जो ड्राइव्ड क्वांटिटी हैं उनकी डायमेंशन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखिए। ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती है फोर्स, और भी काफ़ी सारी होती है, वर्क, एनर्जी, ये सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, अभी हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं फोर्स। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि फोर्स एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हम किसी ड्राइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन निकालते हैं तो हम उसको ब्रैकेट में शो करते हैं। ठीक है, तो जो भी मैंने ब्रैकेट में शो किया हुआ वो सारी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। आपको ये पता कैसे चलेगा कि ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है और बेस क्वांटिटी कौन सी होती है? तो जो सबसे पहले बेसिक तो ये है कि जो 7 मैंने अभी क्वांटिटी आपको बताई थी वो सारी होती हैं आपकी बेस क्वांटिटी, और उसके अलावा वाली होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी, जो कि उनका यूज करके निकाली जाती है। बेस क्वांटिटी का यूज करके हम ड्राइव्ड क्वांटिटी निकालते हैं, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। और एक सिंपल सा तरीका और है, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते वो होती है आपकी बेस क्वांटिटी। और यदि ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसको हम और ज़्यादा ब्रेक कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, तो वो होती है आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी। जैसे इसी जगह देख लीजिए आप, फोर्स है तो फोर्स को मैंने ब्रेक कर लिया, मास इंटू एक्सिलरेशन इसका फॉर्मूला होता है। तो यानी मैंने फोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो यानी फोर्स ड्राइव्ड क्वांटिटी है। अब क्या मैं मास को और किसी पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं, तो मास हो गई बेस क्वांटिटी। एक्सिलरेशन कर सकता हूँ, यस, वेलोसिटी अपॉन टाइम में इसका फॉर्मूला होता है ये। तो यानी एक्सिलरेशन क्या हो गई, ड्राइव्ड क्वांटिटी। यदि मैं बात करूँ वेलोसिटी की, तो क्या मैं वेलोसिटी को तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन टाइम। तो ये यानी वेलोसिटी भी मेरे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो यानी मेरे पास यहाँ पे फोर्स, एक्सिलरेशन, वेलोसिटी तीनों ही ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो मैंने तीनों को ब्रैकेट में शो किया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमको किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी की यदि डायमेंशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। एग्जांपल फोर्स की ही ले लेते हैं हम। फोर्स का फॉर्मूला सबसे पहले ध्यान रखना, हमें किसी चीज़ की भी यदि डायमेंशन निकालनी है तो उसको हम बेस क्वांटिटी की टर्म में तोड़ लेते हैं।
तो जैसे फोर्स है तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सिलरेशन हो गया, एक्सिलरेशन बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया, वेलोसिटी बराबर लेंथ अपॉन टाइम हो गया। तो यानी मैंने फोर्स को तोड़ लिया मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम इंटू टाइम में। तो यानी फोर्स को मैंने बेस क्वांटिटी की टर्म में ब्रेक डाउन कर लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। मास को मैं लिख सकता हूँ एम में, अभी मैंने आपको बताया था सिंबल, मास का सिंबल एम होता है, लेंथ का सिंबल एल होता है, टाइम का टी होता है। टाइम 2 बार है तो 2 बार टी आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई इसकी इक्वेशन। तो इसको मैं फॉर्म में लिखूँ तो एम की पावर 1, क्योंकि यदि कोई चीज़ गिवन नहीं है तो पावर 1 होगी, एल की पावर 1, टी नीचे है तो टी की नीचे पावर होगी 2, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t-2। तो यानी यदि मैं कहूँ कि मेरे पास इक्वेशन क्या निकल के आई है, तो मेरे पास इक्वेशन निकल के आई है फोर्स बराबर m1 L1 t-2। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया, ध्यान रखना ये एक्सप्रेशन है, डायमेंशन नहीं है। यदि मुझे डायमेंशन का आंसर लिख के आना है तो मैं क्या लिख के आऊँगा, फोर्स की डायमेंशन होती है m बराबर 1, L बराबर 1, T बराबर -2, या फिर सिंपल सा मैं लिख के आ सकता हूँ 1,1,-2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि डायमेंशन क्या होती है और हम कैसे निकालते हैं किसी भी ड्राइव क्वांटिटी की। अब इस चीज़ को हम इस डेफिनेशन से देखते हैं, जो सबसे पहले डेफिनेशन थी। ठीक है, तो डेफिनेशन में यही चीज़ लिखी हुई है कि किसी भी क्वांटिटी की जो उसका एक्सप्रेशन निकलता है ना, उसमें जो उसकी बेस क्वांटिटी होती है, जैसे एम एल टी, ये बेस क्वांटिटी है। तो इस एक्सप्रेशन में जो बेस क्वांटिटी होती है, इसकी जो एक्सपोनेंट होती है यानी जो पावर होती है, जैसे 1, 1 और -2, तो किसी एक्सप्रेशन में उसकी बेस क्वांटिटी की जो एक्सपोनेंट होती है यानी पावर होती है, वो ही डायमेंशन होती है। यही चीज़ उस डेफिनेशन में लिखी हुई है, देख लेते हैं अपन। द एक्सपोनेंट ऑफ ए बेस क्वांटिटी दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डायमेंशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि डायमेंशन क्या होती है और हम कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन और है, जैसे हमने अभी फोर्स की डायमेंशन निकाली थी, ऐसे ये क्वेश्चन है। हमको इसमें एक इक्वेशन दी हुई है F बराबर G m1m2/r²। इसमें मुझे G की डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, वैसे तो ये जो इक्वेशन है वो है ग्रेविटी, जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी F, उसकी इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें यदि किसी भी चीज़ की डायमेंशन गिवन मतलब बतानी है तो हमें उसके लिए एक इक्वेशन गिवन होती है, और इस इक्वेशन में हर एक क्वांटिटी क्या चीज़ है वो नीचे गिवन होता है। जैसे यहाँ पर दिया है फोर्स, मतलब F बराबर फोर्स है, m1 m2 मास है और r एक डिस्टेंस है। ठीक है, तो बस ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। तो हमें यदि ये भी नहीं पता है कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, तो भी हम इजीली डायमेंशन निकाल सकते हैं। कैसे, मुझे यहाँ पे जी की डायमेंशन निकालनी है तो मैं जी को अलग लिख देता हूँ और उसके इक्वल में बाकी टर्म्स को लिख देता हूँ। जैसे जी को मैं लिख सकता हूँ जी बराबर एफ r² को उधर की साइड ले गया मैं, अपॉन m1 m2 नीचे आ गए। इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इजीली, ये मैथमेटिक्स है, इजीली कर सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे यदि मुझे जी की डायमेंशन चाहिए तो इन सारी जितनी भी टर्म राइट हैंड साइड में, इन सब की डायमेंशन लिख दीजिए आप। तो एफ फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन अभी हम निकाल के आए, यदि आपको याद नहीं है तो वापस निकालनी होगी, और यदि याद है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो एफ की जो डायमेंशन है वो हम निकाल के आए, m1 L1 t-2। ठीक है, आर क्या है, आर डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीन्स लेंथ, एल हो गई। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन बेस हो गया वो एल हो गया, और पावर 2 है यानी जो इसकी डायमेंशन होगी वो 2 हो गई, तो L² आ गया, अपॉन m1 क्या है, मास है, m2 क्या है, मास है, और दोनों की पावर 1 है, तो यानी m1, और इसके लिए भी m2 के लिए भी m1। ठीक है, तो यदि मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूं जी का तो क्या निकल के आएगा, m1 से तो m1 कट गया। अब नीचे m1 है तो ऊपर जाएगा तो निकल के आएगा m की पावर -1। ठीक है, एक L1 है ऊपर और एक L² है, L1 भी है और L² भी है, तो दोनों मिल जाएंगे क्योंकि सेम बेस है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो L की पावर 3। ठीक है, और लास्ट में बचा T की पावर -2। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आया वो क्या आया, m की पावर -1, L की पावर 3 और T की पावर -2। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका आंसर हो जाएगा -1, -3, -2। ये इसकी मेरे पास डायमेंशन आ जाएंगी जी की। ठीक है, तो बड़ा इजी था। आई होप सो आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ की डायमेंशन, किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो होगी डायमेंशन। अब करते हैं कि हम डायमेंशन पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या यूज है डायमेंशन का। ठीक है, तो इसके 3 यूज है डायमेंशन के। सबसे पहला यूज देखते हैं, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन ए इक्वेशन। मीन्स क्या है कि हम जो होमोजेनिटी होती है ना डायमेंशन की, उसकी वजह से एक इक्वेशन चेक कर सकते हैं। इस चीज़ को हम समझते हैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से। जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, मेरे पास ये इक्वेशन है और मुझे चेक करनी है कि ये इक्वेशन सही है या नहीं है। ठीक है, ये इक्वेशन है और मुझे ये चेक करनी है कि ये इक्वेशन सही है या नहीं है, तो मैं डायमेंशन का यूज कर सकता हूँ। कैसे? डायमेंशन के एक रूल का यूज करूँगा जो होती है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये प्रिंसिपल है एक, ठीक है, तो इसका मैं यूज करूँगा यहाँ पे और ये चेक करूँगा कि इक्वेशन सही है कि नहीं है। तो कैसे चेक करूँगा? मैथमेटिक्स में एक रूल है कि यदि मेरे पास कोई भी इक्वेशन है और उसमें यदि प्लस या माइनस साइन है बीच में, ठीक है, तो जो दो क्वांटिटी जो आपस में प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं, उनकी डायमेंशन हमेशा सेम होती है, ध्यान रखना। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ यू टी की और हाफ ए टी स्क्वायर की, ठीक है, यू टी एंड हाफ ए टी स्क्वायर, तो इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी, ध्यान रखना, क्योंकि तभी ये इक्वेशन, ये दोनों टर्म आपस में ऐड हो सकती हैं। ठीक है, जब इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी। ठीक है, ध्यान रखना मैंने बात करा है सिर्फ प्लस और माइनस का, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का बात नहीं करा है। जैसे मैं बात करूँ यू टी को लेता हूँ, तो यू इंटू टी हो रखा है, यू वेलोसिटी है और टी टाइम है, दोनों की डायमेंशन अलग अलग है, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो होंगे दोनों। यदि कोई क्वांटिटी जिन दोनों की डायमेंशन अलग अलग है तो वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन प्लस या माइनस नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और एक साथ में एक रूल और है कि यदि किसी भी इक्वेशन में कहीं इक्वलिटी आ जाती है, जैसे यहाँ पे बात करते हैं ये इक्वल है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड, ठीक है, इन दोनों की डायमेंशन भी इक्वल होगी। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन जो है वही डायमेंशन राइट हैंड साइड की होगी। ठीक है, तो ये जो रूल है ना हमारे पास होमोजेनिटी का, डायमेंशन की होमोजेनिटी का, कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। इस रूल का यूज करके हम किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये इसका यूज है। इसको एक इसी एग्जाम्पल को हम आगे सॉल्व करके देखते हैं, मतलब समझते हैं इसको कैसे होगा। ये रहा वही एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं। मेरे पास इक्वेशन थी एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सही है या नहीं है ये मुझे चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स है, एक्स है डिस्टेंस जिसकी डायमेंशन होगी, डायमेंशन बेस होगा एल और डायमेंशन होगी 1, एल की पावर 1 है तो डायमेंशन 1 होगी। बात करता हूँ राइट हैंड साइड में यू टी, तो यू टी टर्म मीन्स यू यानी वेलोसिटी, टी यानी टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन, वो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम मल्टीप्लाई टाइम, टाइम से टाइम गया बचा लेंथ, लेंथ की डायमेंशन होती है एल। ठीक है, अब बात करते हैं हाफ ए टी स्क्वायर की। तो इसमें ध्यान रखना यदि कोई टर्म आ जाती है कांस्टेंट हाफ, या फिर कोई भी नंबर आ जाता है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ध्यान रखना नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जब डायमेंशन ही नहीं है तो हम उसको काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे बचा सिर्फ ए टी स्क्वायर। ए एक्जिलरेशन है, एक्जिलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम और वेलोसिटी का होता है लेंथ अपॉन टाइम, इसलिए एक्जिलरेशन का फॉर्मूला बनता है लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। एक टी स्क्वायर हो रहा है यानी टाइम स्क्वायर हो रहा है, टाइम स्क्वायर से टाइम स्क्वायर गया बचा लेंथ, लेंथ की होती है एल। तो यानी मेरे पास यहाँ पर निकल के आई इसकी भी एल, इसकी एल और इसकी एल, यानी तीनों की जो डायमेंशन निकल के आई वो एल ही आई। यानी इन इसकी डायमेंशन एल है, इसकी एल है, तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इन दोनों की मिला के भी एल ही होगी, क्योंकि दो आपस में टर्म इक्वल जुड़ेंगी। तो जैसे ये यदि एग्जाम्पल लेता हूँ, ये 5 मीटर आया और ये 3 मीटर आया, तो ऐड होके 8 मीटर आएगा, तो आएगा तो मीटर में ही, तो डायमेंशन तो सेम होगी। ठीक है, तो यानी इसकी डायमेंशन एल है और इसकी डायमेंशन भी एल है। ठीक है, तो यानी इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम है डायमेंशन। मीन्स मैंने ये निष्कर्ष निकला यहाँ पे, ये कंक्लूजन निकला कि ये जो आपकी इक्वेशन है वो करेक्ट है, क्योंकि ये डायमेंशन होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन करेक्ट है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को ये कैसे यूज करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें एक लिमिटेशन है मेरे पास। अब वो लिमिटेशन क्या है वो चीज़ सुन लो। यहाँ पे आपने देखा कि हाफ ए टी स्क्वायर था, हाफ का कोई यूज नहीं आया, मैंने उसको ए टी स्क्वायर लिख दिया। यानी यदि इक्वेशन होती एक्स बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, हाफ नहीं होता, तो भी हम कह देते कि इक्वेशन सही है। समझे आप? यदि यहाँ पे ये हाफ नहीं भी होता
तो भी हमारी नज़र में ये इक्वेशन सही थी। ठीक है, तो फिर ये हाफ होने का क्या मतलब हुआ, यानी यदि मैं बात करूँ एक्चुअल इक्वेशन यदि है x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यदि हमको किसी ने दे दी कि x बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, तो हम तो कह देंगे कि वो इक्वेशन भी सही है। यानी हमारी नज़र में x बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन भी सही है, ये ध्यान रखना, हमारी नज़र में ये इक्वेशन भी सही है। ठीक है, लेकिन जबकि एक्चुअली में इक्वेशन होती है x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यानी हमने गलत इक्वेशन को भी सही कर दिया, तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो इसको लिमिटेशन को कैसे लिखते हैं कि हम जो भी इक्वेशन चेक करते हैं ना उसको डायमेंशनली चेक करते हैं, ध्यान रखना, यानी डायमेंशन के हिसाब से ये इक्वेशन सही है, या फिर डायमेंशन के हिसाब से x बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर भी सही है, लेकिन मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम इस मेथड से किसी भी इक्वेशन को चेक नहीं कर सकते, यही लिमिटेशन है। यानी यहाँ पर इस मेथड से हम सिर्फ डायमेंशनल इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है उसी बेसिस पे जैसे अभी पहले हमने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल ये वाला जो हमने डायमेंशंस की चेक करी है, इस इक्वेशन को चेक किया है, उसी तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, आपको करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ इसको करना ज़रूर और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड यूज क्या है, फर्स्ट यूज हो गया, सेकंड यूज है डायमेंशन का कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट क्या है कि यदि मेरे पास एग्जांपल से समझते हैं, मेरे पास कोई क्वांटिटी है फोर्स और इसकी यूनिट है मेरे पास एसआई में, ठीक है, तो मैं इसको सीजीएस में चेंज कर सकता हूँ, यानी इन दोनों का रिलेशन निकाल सकता हूँ कि फोर्स के लिए एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन होगा। ये यूनिट सिस्टम है, ये मैं आपको सबसे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ कि यूनिट सिस्टम क्या होता है, इसी में जो हमने इसका फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था सेकंड चैप्टर का, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसका यूज करके हम इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे रिलेशन कि मैं बात करता हूँ कि यदि फोर्स है तो फोर्स की आपको पता है कि डायमेंशन ये होती है, हम निकाल चुके हैं पहले m1 L1 T-2। यदि मैं ऐसा ही यूनिट में इसको लिखूँ तो ध्यान रखना कि डायमेंशन की फॉर्म डायमेंशन सेम होगी, डायमेंशन किसी भी यूनिट में सेम ही होती है। तो यहाँ पे डायमेंशन है 1 1 -2। तो मैं बात करता हूँ तो ऐसा ही यूनिट में हम फोर्स की यूनिट देते हैं न्यूटन में। ठीक है, ये डायरेक्ट है, अभी आप याद रख लीजिए, बाद में इसकी पूरी एक टेबल है वो मैं आपको बता दूंगा कैसे है, अभी फ़िलहाल तो आपको याद ही रखना है। ऐसा कोई नहीं है कि कैसा है, ये तो डायरेक्टली गिवन है, न्यूटन इसके फोर्स, इसका एक सिंबल दिया हुआ है न्यूटन। ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, पावर यानी डायमेंशन 1 होगी क्योंकि 1 ही है, लेंथ की मीटर डायमेंशन 1, टाइम की सेकेंड डायमेंशन -2। ये हो गई मेरे पास ऐसा यूनिट। अब मैं बात करता हूँ सीजीएस। तो सीजीएस में क्या है, सीजीएस सिस्टम में फोर्स की जो यूनिट होती है उसको हम लेते हैं डाइन में, ये भी डायरेक्टली गिवन है। मास को लेते हैं ग्राम में क्योंकि सीजीएस की फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, तो मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में, और इनकी डायमेंशन वही रहेगी 1 1 -2। ध्यान रखना डायमेंशन चेंज नहीं होती चाहे कोई भी सिस्टम हो। ठीक है, तो मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई, 1 और सेकंड। ठीक है, ईजिली समझ में आ गया होगा आपको ये दोनों इक्वेशन कैसे आई हैं। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 1/2 ये प्रोसेस कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, 1/2 कर दिया तो न्यूटन अपॉन डाइन बराबर किलोग्राम अपॉन ग्राम, मीटर अपॉन सेंटीमीटर, इन दोनों की पावर 1 थी तो 1 आ जाएगी, पावर 1 थी तो 1 आ जाएगी, सेकंड अपॉन सेकंड, इन दोनों की पावर -2 तो -2 आ गई, ये दोनों आपस में कट गए। किलोग्राम को मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम, ये यूनिट का कन्वर्जन है, आप पढ़ चुके हो क्लास 10th में भी। ठीक है, 1000 ग्राम इसको लिख सकते हैं हम, अपॉन ग्राम, मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया, तो बचा 10⁻³ ये और 10⁻² ये, तो बचा 10⁻5। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻5 डाइन, मीन्स 1 SI यूनिट इक्वल टू 10⁻5 CGS यूनिट। तो मेरे पास ये चीज़ निकल के आई कि 1 SI यूनिट इक्वल टू 10⁻5 1 CGS यूनिट। ठीक है, यानी 1 SI यूनिट इक्वल टू 10⁻5 CGS यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ किसी भी यूनिट सिस्टम में, कैसे, डायमेंशन का यूज करके। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ईजी है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड यूज, इसका लास्ट यूज है डायमेंशन का, रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
मेरे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मुझे एक पेंडुलम दिया हुआ है, ठीक है, एक पेंडुलम गिवन है मुझे। पेंडुलम में क्या होता है, एक स्ट्रिंग होती है और एक होता है बॉब, ठीक है। तो नीचे वाला जो स्फेयर पार्ट होता है उसको हम बॉब कहते हैं, और जो स्ट्रिंग जिसके जरिए वो लटका हुआ होता है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। तो पूरा सिस्टम होता है हमारे पास पेंडुलम। तो इसने कहा है कि एक जो पेंडुलम है उसका हमको टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है इसकी लेंथ पर ऑफ स्ट्रिंग, यानी ये जो स्ट्रिंग है इसकी कितनी लेंथ है उस पर, मास ऑफ द बॉब, यानी ये जो बॉब मेरे पास नीचे है इसके मास पर डिपेंड कर रहा है, और एक्जिलरेशन जो ग्रेविटी का जो एक्जिलेशन होता है जी उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी जो टाइम पीरियड है, इसने कहा है कि जो टाइम पीरियड टी है वो एक तो डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, एक डिपेंड कर रहा है मास पर, और एक डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी, एक्जिलरेशन ऑफ ग्रेविटी यानी जी पर, ठीक है। तो इस पर ही डिपेंड कर रहा है, ये मुझे गिवन है। अब मुझे इसकी हेल्प से, यानी ये जो डाटा गिवन है इसकी हेल्प से मुझे टी में, एल में, एम में और जी में एक रिलेशन निकाल के लाना है, ठीक है। ये इसका यूज है। अब इसको मैं निकालूंगा डायमेंशन की हेल्प से, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा, देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो रिलेशन था वो क्या था, अभी जिसमें गिवन है कि जो टी है टाइम वो डिपेंड कर रहा है एल पर, तो एल की पावर ए ले रहा है, मैंने पावर क्यों लिया अभी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। और एम मास पर, मास की पावर मैंने बी ले ली, और ग्रेविटी जी पर, इसकी पावर मैंने सी ले ली। अभी मैंने पावर क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि इस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसकी डायमेंशन क्या है वो हमको गिवन नहीं है। तो डायमेंशन कुछ भी हो सकती है, यदि डायमेंशन 1 होगी तो एक की वैल्यू 1 आ जाएगी, या फिर मास में डायमेंशन 1 होगी तो बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, ग्रेविटी में डायमेंशन 1 होगी तो सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमने सिर्फ ये अननोन लिए हैं, ठीक है। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये इक्वेशन लिख ली, इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे हम, वो होता है कांस्टेंट के, या फिर कोई भी सिंबल आप ले सकते हो, एक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट मैंने ऐड क्यों किया ये भी आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि डायमेंशन में हमेशा हम डायमेंशनली इक्वेशन को चेक करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये जो इक्वेशन लिखी थी ना कि टी डिपेंड कर रहा है एल पर, एम पर, जी पर, ये डायमेंशनली लिखी थी। लेकिन ध्यान रखना डायमेंशनली में, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल बताया था आपको, एक हाफ आया हुआ था उसमें, हाफ इट इज़ क्या है, एक एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने हाफ को नेगलेक्ट किया था क्योंकि उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, हमने सिर्फ ए टी स्क्वायर को यूज़ किया था। तो हो सकता है इस वाली इक्वेशन में भी कोई ऐसी नंबर आए, कोई ऐसी टर्म आए, हाफ, 2, 3, कोई भी नंबर आ सकता है। तो हो सकता है आए, तो उसके लिए मैंने कांस्टेंट ले लिया है के, ठीक है। क्योंकि ये कांस्टेंट के है तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे इक्वेशन में जो क्वेश्चन है उस पर हमको के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। लेकिन हमेशा यदि हमको एक रिलेशन निकालना होता है तो हमें एक कांस्टेंट लेके चलते हैं के। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया कि मैंने इक्वेशन लिखी कैसे है, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे, तो मेरे पास इक्वेशन क्या थी, मेरे पास इक्वेशन थी टी बराबर के, एल की पावर ए, एम की पावर बी एंड जी की पावर सी, ये मेरे पास इक्वेशन थी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इक्वेशन चेक करनी है क्योंकि मतलब कंप्लीट लिखनी है, क्योंकि ए बी सी और के ये सब अननोन है। तो मैं क्या करूँगा, इनकी डायमेंशन लिखूँगा, टी टाइम है, इसकी डायमेंशन होती है टी, कैपिटल टी, इसकी पावर है 1 क्योंकि कुछ पावर नहीं है मेरे पास। के डायमेंशन लेस है क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो डायमेंशन लेस होगी। एल लेंथ है तो इसकी डायमेंशन बेस हो जाएगा एल और डायमेंशन है ए। एम मास है तो बेस हो जाएगा कैपिटल एम, डायमेंशन है बी। अब यहाँ पे आ जाता है मेरे पास ग्रेविटी, एक्सिलरेशन। तो ग्रेविटी क्या होती है, जी है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यानी एक्सिलरेशन, तो एक्सिलरेशन कैसे लिख सकता हूँ, वी अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी लिख सकता हूँ लेंथ अपॉन टाइम, एक टाइम ऑलरेडी है यहाँ पे। तो मेरे पास इसकी डायमेंशन क्या आई, एल की पावर 1 और टी की पावर -2, ठीक है। तो इसका मैं यूज़ करूँगा एल की पावर 1 टी की पावर -2। ये समझ में आ गया आपके पास कि ग्रेविटी की डायमेंशन कैसे आई, एल की पावर 1 और टी की पावर -2, इसका मैं यूज़ करूँगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह लिख देता हूँ एल की पावर 1 और टी की पावर -2, ठीक है। और इसकी पूरे की पावर सी भी है मेरे पास, तो ये आ गई, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब चूंकि मैं जानता हूँ कि यदि इक्वलिटी साइन है मेरे पास, कहीं पे भी इक्वलिटी साइन है किसी इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डायमेंशन हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैं इसको कंपेयर करता हूँ, तो राइट हैंड साइड में एल है
एल की पावर ए है और एक एल की पावर है सी, क्योंकि एल की पावर 1 है, 1 इंटू सी तो सी होगी। तो मेरे पास एल की पावर टोटल कितनी है, इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ। एल की पावर आएगी ए प्लस सी, यहाँ पर एम की पावर है बी, टी की पावर है -2c, मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, इजीली मैथमेटिक्स है। और यहाँ पर है टी की पावर 1। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इक्वलिटी साइन है, तो इक्वलिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डायमेंशन इक्वल होगी। तो एल राइट हैंड साइड में एल है, एल की पावर ए प्लस सी है, लेफ्ट हैंड साइड में एल नहीं है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड में एल की पावर 0 है। तो यानी मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो मेरे पास आएगा ए प्लस सी बराबर 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में ए प्लस सी है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड मतलब एल की पावर है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में एल की पावर नहीं है। अब सेकंड इक्वेशन निकालता हूँ मैं। राइट हैंड साइड में एम की पावर बी है, लेफ्ट हैंड साइड में एम नहीं है, तो यानी एम की पावर 0 हो गई, तो मेरे पास बी बराबर भी 0 आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड में टी की पावर -2c है, लेफ्ट हैंड साइड में टी की पावर 1 है, तो यानी -2c बराबर 1 आ गया। इससे मैं कैलकुलेट करूँगा तो c बराबर आ गया मेरे पास -1/2। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई, c की वैल्यू आ गई मेरे पास -1/2, b की वैल्यू है मेरे पास 0। ठीक है, इस c की वैल्यू को जब मैं a प्लस सी बराबर 0 में रखूँगा तो मेरे पास a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/2। ये इजी मैथमेटिक्स है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इसको। तो मेरे पास इन तीनों की वैल्यू निकल के आ गई, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -1/2। इन तीनों वैल्यूओं का मैं यूज करूँगा इस इक्वेशन में, जो ऊपर मेरे पास इक्वेशन है ना t बराबर, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें मैं यूज करूँगा इन तीनों वैल्यूज का, और मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो निकल के आ जाएगी। तो मैं फाइनल इक्वेशन लिख देता हूँ। फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, t बराबर के एल की पावर थी कितनी में मेरे पास, एल की पावर थी a और a की वैल्यू निकल के क्या आई थी 1/2। ठीक है, m की पावर b थी और b की वैल्यू निकल के आई थी 0, और लास्ट में था मेरे पास g की पावर थी c और c की वैल्यू निकल के आई थी -1/2। तो ये वैल्यू निकल के आ गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कि एल की पावर 1/2 है, एम की पावर 0 है तो ये हो गया 1, जी की पावर -1/2, इसको नीचे ले गए तो ये नीचे आ जाएगा जी की पावर 1/2। तो यानी मेरे पास इक्वेशन क्या निकल के आई, के स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी। तो मेरे पास इक्वेशन निकल के आई टी बराबर के स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी। तो ये इसका आंसर था, ये इक्वेशन बन गई। अब इसका भी जो लिमिटेशन है वो यही है कि यहाँ पे मैं के की वैल्यू नहीं निकाल पाया। ठीक है, क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो उसकी मैं वैल्यू निकाल के नहीं ला सकता डायमेंशन वाले मेथड से, तो मैंने सिर्फ डायरेक्टली एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लिख दी के। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है थर्ड यूज की। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था आज का। डायमेंशन कंप्लीट हो चुका है, आपको मैंने बता दिया डायमेंशन क्या होती है, किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी ड्राइव क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकालते हैं ये भी मैं एक्सप्लेन कर दिया, सारे यूजेस एक्सप्लेन कर दिए। तो ये पूरी डायमेंशन एक्सप्लेन हो चुकी है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, 2 या 3 वीडियो बनेंगे क्वेश्चंस के, लो लेवल से लेकर हायर लेवल तक, जिसमें हम 11th के लेवल भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ नीट और JEE लेवल भी सॉल्व करेंगे। और उसको मैं इस तरीके से सॉल्व कराऊंगा कि मैं आपको सोचने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन होता है उसको हम किस तरीके से हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए जिससे हम इजीली किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। क्योंकि यदि आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करोगे फिजिक्स में तो क्या है, आपको ये तरीका मालूम पड़ेगा कि हम किस तरीके से, कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको पढ़ के कैसे ये स्ट्राइक करता है हमारे माइंड में कि हम क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, रटने से काम नहीं चलता यहाँ पे कि आपने कोई 10 तरीके के क्वेश्चन रट लिए हो जाएगा काम, ये फिजिक्स से ऐसा नहीं होता। आपको ये तरीका जानना है कि किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वो हम उसको सॉल्व करने की ट्रिक जाननी है, यानी कैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक बार स्टार्ट कर दिया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इजीली। ठीक है, तो वही मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। तो यदि आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज। ओके, थैंक यू।